हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकर्सन को। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, आप रिकर्सन के इस वीडियो को देख सकते हैं। रिकर्सन क्या है? एक टेक्निक है और इस टेक्निक को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि रिकर्सन टेक्निक आखिर है क्या, कैसे ये वर्क करता है और सी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो सब्र करके आराम से देखना है और समझना है कॉन्सेप्ट को। रिकर्सन आखिर है क्या, ये समझते हैं। तो रिकर्सन एक टेक्निक है जो कि ये कहता है कि हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस दिए गए प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप के या स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करते जाएंगे। तब तक ब्रेक करते जाएंगे जब तक कि हमें वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं या जिसको सॉल्व किया जा सके आसानी से। उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आएगा उसका यूज हम करेंगे फाइनल रिजल्ट को गेट करने के लिए। आई बात समझ में? देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए हम लोग प्रोग्राम क्यों करते हैं? हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे 2+3 करना है यानी 2 नंबर का सम करना है। तो मैं 2 नंबर के सम का सॉल्यूशन करके एक प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से रिकर्सन का यूज हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो रिकर्सन का टेक्निक कहता क्या है कि आपके पास दिया गया एक प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कीजिए। क्या कीजिए? आप इस प्रॉब्लम को ब्रेक कीजिए स्मॉलर प्रॉब्लम में। ठीक है, स्मॉलर, एक मिनट, स्मॉलर प्रॉब्लम। ये लिखा नहीं रहा है, स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, और ये सिमिलर टाइप का होगा, यानी जो आपका प्रॉब्लम था इसके जस्ट सिमिलर टाइप का होगा। फिर इस स्मॉलर प्रॉब्लम को आप ब्रेक कीजिए अगेन इससे स्मॉलर प्रॉब्लम में। ठीक है, जो कि सिमिलर टाइप का होगा और इसी प्रकार से आप ब्रेक डाउन करते रहिए जब तक कि आपको स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम। अब आप इस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इसका सॉल्यूशन आपको पता है या ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट यूज होगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को गेट करने के लिए। फिर जो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर फाइनली जो इसका आउटपुट आएगा, इस आउटपुट का यूज होगा इस बड़े वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फाइनली इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक कहलाता है, ये टेक्निक आपका कहलाता है रिकर्सन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं जिससे आपको ये जो मैंने अभी लिखा है पूरा महाभारत, ये आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है दिया हुआ कि आपको क्या करना है, 1 to n नंबर का समेसन गेट करना है। सम बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर 1 to 5 दे तो 1+2+3+4+5, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो हम इसका यूज मीन्स हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व फंक्शन का यूज से भी कर सकते हैं और भी कई प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे रिकर्सन का यूज करूं। ठीक है, तो रिकर्सन का यूज किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? मैं क्या कहूंगा कि इस प्रॉब्लम को क्या करो, स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो। स्मॉलर प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या कि मैं इस 1 to n को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। ठीक है, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं n प्लस सम ऑफ n-1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए, मुझे दिया जाए कि क्या करो भाई, 1 to 5 का गेट करो, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि 5 प्लस समेसन ऑफ 4, इस प्रकार से लिख सकता हूं। फिर मैं इस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकता हूं। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस समेसन ऑफ 3। फिर इस स्मॉलर प्रॉब्लम को मैं और स्मॉल ब्रेक कर सकता हूं। क्या? इसे मैं लिख सकता हूं 3 प्लस समेसन ऑफ 2। अगेन इस स्मॉलर प्रॉब्लम को मैं अगेन ब्रेक कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं 2 प्लस समेसन ऑफ 1। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट ब्रेक करते रहना है, तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक कि आपको स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए, जिसे हम लोग बेस केस बोलेंगे। जैसे अगर मैं इसे बेस केस मानता हूं सम ऑफ 1, तो ये हमको पता है कि सम ऑफ 1 1 ही होगा, है ना। 1
1 का मतलब 1 होता है, तो मुझे इसका आउटपुट पता है 1, तो ये क्या है, ये है आपका बेस केस, यानी कि ऐसा केस जिसका आउटपुट आपको पता है या जिसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। अब ये हमें 1 मिल गया, ध्यान से देखना है, ये हमें 1 मिल गया तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 3। फिर 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे चला जाएगा 6। 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे चला जाएगा 10। 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15, यहाँ पे चला जाएगा आपका 15। तो फाइनली आपका इस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या आ गया, 15। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एक बड़ा प्रॉब्लम 1 to n का, यानी कि 1 to 5 अगर बोले तो फाइंड आउट करना था, मैंने इसे पहले स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक किया जो कि सिमिलर टाइप का है, फिर इसे स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक किया जो कि सिमिलर टाइप का, अगेन अगेन अगेन, और तब तक करते गए जब तक कि हमें बेस केस ना मिल जाए। आ गया बात समझ में? तो यहां से हम कह सकते हैं कि रिकर्सन क्या है भाई, तो रिकर्सन ये है कि एक दिए गए प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप के स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक करते जाना जब तक कि हमें स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए, और वैसा स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें मालूम हो या जिसको सॉल्व किया जा सके आसानी से, जिसका सॉल्यूशन गेट किया जा सके। फिर उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम का जो आउटपुट आएगा उसका यूज करके हम जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है ओरिजिनल प्रॉब्लम, उसका फाइनल आंसर गेट करेंगे। दिस इज एक्चुअली द रिकर्सन। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन है क्या। ये तो अभी हम लोग समझे टेक्निक। अब हमें इसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करना है तो एक फंक्शन खुद को कॉल करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। कहने का क्या अर्थ है मेरा, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई रिकर्सन क्या होता है, इसे मैंने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा है, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखकर समझाया है। तो देखिए रिकर्सन का यूज हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे मान लिया जाए अगर लिखा हुआ है वाइड मेन, ठीक है, वाइड मेन, और इसके अंदर फंक्शन, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स है, और इसने मान लिया जाए रिकर्सिव नाम का एक फंक्शन इसको कॉल किया है, और भी काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं मान लिया जाए वाइड रिक बना लेता हूँ, वाइड रिक, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये अगेन रिक को कॉल कर रहा है कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेन क्या कर रहा है, रिक को कॉल कर रहा है ना। जो मेन, आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहले क्या है भाई, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, रिक को कॉल कर रहा है। देखिए जो फंक्शन कॉल स्टैक मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में लगभग 30-40 मिनट का वो वीडियो था, उसमें कंप्लीटली समझा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है, सेपरेट वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जरूर आप लोग देखिए जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये तो मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ ना, वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। तो मेन ने रेक को कॉल किया तो ये कहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगेन कुछ स्टेटमेंट है, फिर रेक क्या कर रहा है, अगेन रेक को कॉल कर रहा है, तो ये रेक को कॉल करेगा, तो वापस से फिर ये यहाँ आएगा। अगेन ये रेक कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा और फिर रेक को कॉल करेगा, फिर रेक को कॉल करेगा। तो इस प्रकार से आपको लग रहा होगा कि ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, है ना, इनफाइनाइट लूप में ये फंसा रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम इस फंक्शन के साथ साथ जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसके साथ हम एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाएंगे, जिस कंडीशन के ट्रू होते ही ये जो आपका रिकर्सन हो रहा है ना वो स्टॉप हो जाएगा और फंक्शन आपका रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, रिटर्न करने का क्या अर्थ कि एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे आपका अब फंक्शन कॉल होना बंद हो जाएगा, रिकर्सन होना बंद हो जाएगा और फिर ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा रिटर्न वैल्यू के साथ। तो इस टर्मिनेटिंग कंडीशन, ये जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट केस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेस केस। यही वो केस होता है, वही ये कंडीशन होता है जहां पे फंक्शन हमारा स्टॉप, रिकर्सन करना स्टॉप कर देता है और रिटर्न करना स्टार्ट करता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये था स्टूडेंट रिकर्सन
कब हम लोग कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करने के लिए कैपेबल हो और सी लैंग्वेज में ये परफेक्टली वैलिड है, तो सी लैंग्वेज में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाए। अब कैसे लिखा जाए इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि जब हमें किसी प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव फंक्शन को लिखना हो तो हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे मैंने क्या बोला, रिकर्सिव क्या है, रिकर्सन क्या है? मैंने आपको बताया रिकर्सन ये है कि एक प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। जब तक कि स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए तो हम उसे बोल रहे हैं बेस केस। क्या बोल रहे हैं? बेस केस बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उस बेस केस का सॉल्यूशन पता होना चाहिए या उस बेस केस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे 1 to n का अगर हम सम निकाल रहे हैं तो इसमें बेस केस हमने अगर सम ऑफ 1 को माना है तो मुझे सम ऑफ 1 का सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए या मुझे फाइंड आउट करने आना चाहिए, तभी हम रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। यहां तक बात आ गई समझ में? चलिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम रिकर्सन को अप्लाई कर रहे हैं, RECURSION, जब भी हम रिकर्सन को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो बेस केस के बारे में। बेस केस, अब बेस केस क्या होता है आपको पता है? बेस केस वह केस होता है जहां पे फंक्शन हमारा रिकर्सन करना स्टॉप कर देता है, फंक्शन कॉल करना खुद को स्टॉप कर देता है और रिटर्न करना स्टार्ट करता है। इस बेस केस का सॉल्यूशन हमें मालूम होना चाहिए। सॉल्यूशन हमें क्या होना चाहिए? एक तरह से कह सकते हैं कि डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए जनरल केस। जनरल केस या जिसे आप रिकर्सिव केस भी बोल सकते हैं। जनरल केस यानी क्या? जिसमें हमारा फंक्शन क्या करेगा? रिकर्सन को परफॉर्म करेगा, यानी वैसा केस जहां पे वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा। जब ये दोनों हमें मालूम है तब हम रिकर्सन के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। देखिए रिकर्सन का कॉन्सेप्ट आखिर कहता क्या है? रिकर्सन का मतलब क्या है ये तो समझ गए, प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना। हम जब रिकर्सन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बेस केस की ओर मूव करना है। यानी कि कोई हमारा प्रॉब्लम है और हम अगर इसे स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन कर रहा है स्मॉलर प्रॉब्लम में, तो ये धीरे धीरे करके बेस केस के पास पहुंचना चाहिए, है ना? ये कहाँ पे पहुंचना चाहिए? बेस केस के पास पहुंचना चाहिए, तब ना हम क्या कर पाएंगे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेट कर पाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बेस केस मालूम ही नहीं होगा तब तो ये स्मॉलर 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 यानी कि वो खुद को कॉल करता रह जाएगा, इनफाइनाइटली चलता रह जाएगा। इसीलिए बेस केस आपको मालूम होना बहुत ही नेसेसरी है। और सिर्फ बेस केस मालूम होना नेसेसरी नहीं है, हम अगर सिर्फ बेस केस को फाइंड आउट कर लें तो क्या हम रिकर्सन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, हमें अपने फंक्शन को इस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग में कि वो हमें बेस केस के नजदीक ले जाए। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे कि हम बेस केस की ओर जाएं, बेस केस के पास पहुंचें और फिर वहां से हम वैल्यू को रिटर्न कराकर फाइनल प्रॉब्लम के फाइनल सॉल्यूशन को गेट कर सके। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था समेसन वाला, और उसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जल्दी से मैं कोड को लिख लेता हूँ। तो सिर्फ मैं फंक्शन लिखूंगा, रिकर्सिव फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट समेसन, और ये एक वैल्यू ले रहा है इंट n। ठीक है, और ये चेक कर रहा है कि अगर n 0 के इक्वस हो जाता है तब क्या करो तुम? 0 को रिटर्न कर दो, रिटर्न 0। अदरवाइज क्या रिटर्न करो? अदरवाइज रिटर्न कर दो n प्लस समेसन ऑफ n-1।
बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये है हमारा स्टूडेंट एक छोटा सा फंक्शन मैंने लिखा है, रिकर्सिव फंक्शन है वाई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन के बॉडी के अंदर ये खुद को कॉल कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये क्या कर रहा है कि जो n का वैल्यू पैरामीटर में इसने लिया है अगर वो 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो n प्लस समेसन ऑफ n-1 को रिटर्न कर दो। अब ये किस प्रकार से वर्क करेगा ये हम लोग देखते हैं। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्राम स्टैक का, स्टैक फ्रेम का, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है तो मैं यहाँ पे बताने वाला आपको नहीं हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक स्टैक को कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, मैं मान लेता हूँ प्रोग्राम स्टैक है, प्रोग्राम स्टैक। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मान के चलता हूं कि मेन जो है, मेन ने समेसन को कॉल किया, या मैं डायरेक्टली समेसन लेकर चलता हूं। कैसे लेकर चलो, नीचे मेन ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मेन ने समेसन को कॉल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेन जाएगा और मेन ने किसको कॉल किया भाई, समेसन को कॉल किया। तो हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है ना। एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहने का अर्थ क्या है, हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं, हम लोग स्टैक फ्रेम से, स्टैक फ्रेम को इंप्लीमेंट करते हैं ना। तो स्टैक फ्रेम आपका क्रिएट होगा। स्टैक फ्रेम में क्या क्या होता है, रिटर्न एड्रेस होता है, पैरामीटर्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। यहाँ मैं उतना आपको नहीं बताऊंगा, सीधा मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे समेसन को कॉल हुआ है तो यहाँ पे चला जाएगा आपका, मैं SUM सिंपली लिख देता हूँ और n की वैल्यू क्या है, मान लिया जाए n की वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी है 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5, ये आपका कॉल हुआ है। नाउ नीचे जाएगा n डबल इक्वल 0। क्या n डबल इक्वल 0 है, क्या n डबल इक्वल 0 है, नहीं है। तो क्या रिटर्न होगा, n प्लस, क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिटर्न होगा n प्लस, n की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस, ध्यान दीजिए मैं देखिए इस प्रकार से लिखता जाता हूं। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, कॉल हुआ सम ऑफ SUMMATION, समेसन ऑफ 5। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है समेसन, या मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं, ये n प्लस समेसन ऑफ n-1 डेट इज 5 प्लस समेसन ऑफ n-1 डेट इज 4। अगेन ये इसने फंक्शन को कॉल कर दिया तो यहाँ पे क्या चला जाएगा भाई, सम ऑफ 4 चला जाएगा। अब ये समेसन ऑफ 4 n में आ गया 4, n में आ गया 4, n डबल इक्वल 0 नहीं, तब ये क्या रिटर्न करेगा, n प्लस समेसन ऑफ n-1, यानी कि ये जो है आपका, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 4 प्लस समेसन ऑफ 4-1 डेट इज 3। अगेन समेसन कॉल हो रहा है 3, इस बार जा रहा है पैरामीटर में तो यहाँ पे सम ऑफ 3, ये आपका कॉल हो गया। अब ये समेसन ऑफ 3 यानी कि यहाँ पे n में क्या आ गया भाई, 3 आ गया, n डबल इक्वल 0 नहीं, तब ये क्या रिटर्न करेगा, n प्लस समेसन ऑफ n-1, यानी कि ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 3 प्लस समेसन ऑफ n-1, 3-1 डेट इज 2, समेसन ऑफ 2। इस बार कॉल हो रहा है और पैरामीटर में जा रहा है 2, तो यहाँ पे n में आ जाएगा 2, n डबल इक्वल 0 नहीं, तो क्या रिटर्न होगा, n प्लस समेसन ऑफ n-1, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 2 प्लस समेसन ऑफ 2-1 डेट इज 1, यानी कि अब यहाँ पे क्या कॉल हो गया, समेसन ऑफ 1 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया था, समेसन ऑफ 3 नहीं आया, 3 प्लस समेसन ऑफ 2 हुआ था, तो ये हो गया समेसन ऑफ 2, अगेन हो गया समेसन ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह आ गया 1, n डबल इक्वल 0 नहीं, क्या रिटर्न करेगा, n प्लस समेसन ऑफ n-1, यानी कि यहाँ पे समेसन ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 प्लस समेसन ऑफ 0,
आ रही है मेरी बात समझ में? 1 प्लस समेसन ऑफ 0। अब यहाँ पे समेसन ऑफ 0 कॉल हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, चलिए सही है। तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ है? सम ऑफ 0, सम ऑफ 0। इनमें आ गया क्या? 0 आ गया। n डबल इक्वल 0, यस, इस बार ट्रू हो गया। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो आपने देखा ये क्या है आपका? ये है आपका बेस केस। दिस इज नथिंग बट बेस केस। बेस केस इज द केस जहां पे आपका फंक्शन, आपका रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप कर जाता है और वो रिटर्न करना स्टार्ट करता है। सो जैसे ही इनका वैल्यू 0 हुआ, मैंने क्या बोला था, ये इनफाइनाइट नहीं जाएगा। जनरली प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं? एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखते हैं, तो यही ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब ये स्टॉप हो गया और रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं? रिटर्न 0, तो ये सबसे पहले 0 रिटर्न करेगा, यानी कि ये जो सम ऑफ 0 है, सम ऑफ 0 है, ये आपका अब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? 0 आ गया। आगे बात समझ में? अब ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे समेसन ऑफ 1 में आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान देते जाना है। अब 2 प्लस 1, अब ये वापस जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले लूं? ग्रीन मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है, तो मैं ग्रीन का यूज करता हूँ। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है https करके ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 0, यानी कि ये आपको क्या रिटर्न किया भाई? ये आपको रिटर्न किया 1। 1 प्लस 0 1 होता है, मैं भी क्या बोल रहा हूं। अब ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी समेसन ऑफ 2 ने क्या रिटर्न किया आपको? इसने रिटर्न किया 3। अब ये 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि समेसन ऑफ 3 ने आपको क्या रिटर्न किया है? 6, ठीक है। अब ध्यान देना है, 4 प्लस समेसन ऑफ 3 में 6 आ गया, तो 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि समेसन ऑफ 4 ने आपको रिटर्न किया 10। अब 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि समेसन ऑफ 5 ने आपको रिटर्न किया 15, और 15 हो गया आपका एक्चुअल आउटपुट। तो अगर आप 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड 14 प्लस 1 फाइनली क्या आता है? 15 आता है, और यहाँ पे 15 हमारा आंसर भी आ चुका है। और ये सारा क्या होगा? रिटर्न होता जाएगा। तो ये सारा फिर धीरे 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 हट जाएगा, मेन के पास जाएगा, जो भी मेन का फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो सी रन टाइम को रिटर्न कर देगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रिकर्सन जो है ये हमारा वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, और इस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें बेस केस ना मिल जाए। और बेस केस वह केस होता है जिसका सॉल्यूशन आइदर हमें मालूम होता है या जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस बेस केस का जो सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन का यूज करते हुए हम फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसके फाइनल आंसर को गेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रिकर्सन का टेक्निक मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग का, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिकर्सन में, वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग। तो देखिए ये कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसे ही नाम से डरा रहा है ये वाइंडिंग अनवाइंडिंग करके। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारा फंक्शन रिकर्सिव कॉल को परफॉर्म कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है? वाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग क्या होता है? जब रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाता है और रिटर्न करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट रिटर्निंग में लिख देता हूं, ठीक है, स्टार्ट रिटर्निंग। तब हम क्या बोलते हैं कि अनवाइंडिंग हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं वाइंडिंग अनवाइंडिंग, तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? देखिए यहाँ पे काफी आसान है। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि सबसे पहले क्या था हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन था, ठीक है।
और मेन ने कॉल किया किसको, मेन ने कॉल किया समेशन ऑफ 5 को। तो यहाँ पे आ गया मेन, यहाँ पे आ गया समेशन ऑफ 5। ठीक है, यहाँ अट नहीं रहा है, मैं इसको क्या करूँ नीचे लिख दूं क्या, कहाँ पे लिखा जाए, वाइंडिंग अनवाइंडिंग यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या था, मेन फंक्शन था, मैं मान लेता हूं मेन ने कॉल किया। ठीक है, मेन ने कॉल किया, ये मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया। मेन ने कॉल किया समेशन ऑफ 5 को, तो मेन ने कॉल किया समेशन ऑफ 5 को। समेशन ऑफ 5 का तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी स्टैक फ्रेम आ गया प्रोग्राम स्टैक में। समेशन ऑफ 5 ने कॉल किया समेशन ऑफ 4 को, तो ये हो गया मेन, ये हो गया समेशन ऑफ 5 एंड ये हो गया आपका समेशन ऑफ 4। अगेन समेशन ऑफ 4 ने कॉल किया समेशन ऑफ 3 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन, समेशन ऑफ 5, समेशन ऑफ 4 एंड समेशन ऑफ 3। ठीक है, समेशन ऑफ 3 ने कॉल किया समेशन ऑफ 2 को, तो ये है आपका मेन, समेशन ऑफ 5, समेशन ऑफ 4, समेशन ऑफ 3 एंड समेशन ऑफ 2। ठीक है, अब समेशन ऑफ 2 ने कॉल किया, समेशन ऑफ 2 ने यानी कि इसने कॉल किया समेशन ऑफ 1 को, तो मेन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, समेशन ऑफ 5, समेशन ऑफ 4, समेशन ऑफ 3, समेशन ऑफ 2 एंड इसने कॉल किया है समेशन ऑफ 1 को। अब समेशन ऑफ 1 ने कॉल किया है किसको, समेशन ऑफ 0 को फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेन। ठीक है, और मेन के बाद ये हो गया आपका समेशन ऑफ 5, 5 ने कॉल किया समेशन ऑफ 4 को, 4 ने कॉल किया समेशन ऑफ 3 को, 3 ने कॉल किया समेशन ऑफ 2 को, 2 ने कॉल किया समेशन ऑफ 1 को एंड 1 ने कॉल किया समेशन ऑफ 0 को, और फाइनली बेस केस के पास पहुंच गया। तो ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका वाइंडिंग। क्या हो रहा है, वाइंडिंग परफॉर्म हो रहा है, यानी कि जब हमारा रिकर्सिव, जब हमारा रिकर्सन जो है वो परफॉर्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाइंडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइंडिंग हो रहा है। अब वन अनवाइंडिंग किसको बोलेंगे, तो अनवाइंडिंग बोलेंगे हम लोग जब, अब ये समेशन ऑफ 0 क्या बेस केस आ गया तो ये आपको 0 रिटर्न कर देगा, समेशन ऑफ 1 1 प्लस 0 करके रिटर्न कर देगा। यानी कि जब हमारा फंक्शन रिकर्सिव कॉल हमारा स्टॉप हो जाए और जब हमारा फंक्शन रिटर्न करना स्टार्ट करे तो हम बोलेंगे अनवाइंडिंग हो रहा है। तो इसके बाद अब क्या होगा ये बताइए, तो इसके बाद अब क्या होगा, समेशन ऑफ 0 कॉल होके रिटर्न कर देगा और ये हट जाएगा, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी इसका स्टैक फ्रेम हट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ 5, ये हो जाएगा समेशन ऑफ 4, समेशन ऑफ 3, समेशन ऑफ 2 एंड समेशन ऑफ 1। ऐसा क्यों, क्योंकि जो समेशन ऑफ 0 था वो आपका क्या हो गया, रिटर्न कर दिया किसको, समेशन ऑफ 1 को। अब ये क्या होगा, ये क्या करेगा, तो इसको मैं जल्दी से क्या करता हूँ, कॉपी ही कर लेता हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं करता हूँ कंट्रोल C और ये हो गया कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्या होगा, फाइनली ये समेशन ऑफ 1 जो है ये भी आपका हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद यहां पे आपका ध्यान देना है, एक मिनट मैं यहां पे इरेज करता जाता हूं। फिर समेशन ऑफ 2 क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू को, तो यहां से आपका समेशन ऑफ 2 भी हट जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समेशन ऑफ 3 है ये भी रिटर्न कर देगा, तो यहां से समेशन ऑफ 3 भी आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां से
समेशन ऑफ 3 भी, ये क्या हो गया, 1 मिनट, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका मेन समेशन ऑफ 5, वाई बिकॉज समेशन ऑफ 4 ने अपना वैल्यू जो था सॉल्व वगैरह करके रिटर्न कर दिया। अब इसमें क्या बच जाएगा, समेशन ऑफ 5 ने मेन को रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया मेन, और मेन ने फिर रिटर्न कर दिया किसको, सी रन टाइम को। तो ये आपका जो प्रोग्राम स्टैक था वो आपका खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो ये जो परफॉर्म हो रहा है आपका, ये क्या परफॉर्म हो रहा है, अनवाइंडिंग परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये क्या परफॉर्म हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग। ठीक है, तो आई होप आपको वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वाइंडिंग क्या कहता है कि जब हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है तब हम उसको वाइंडिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग क्या होता है, जब हमारा फंक्शन रिटर्न करना स्टार्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 ने रिटर्न किया 2 को तो 1 की एंट्री हट गई, 2 ने रिटर्न किया 3 को तो 2 की एंट्री हट गई, 3 ने रिटर्न किया 4 को तो 3 की एंट्री हट गई, 4 ने रिटर्न किया 5 को तो 4 की एंट्री हट गई, 5 ने रिटर्न किया मेन को, 5 की एंट्री हट गई, मेन ने रिटर्न किया सी रन टाइम को तो फाइनली मेन की भी एंट्री हट गई। ये हुआ आपका अनवाइंडिंग। तो वाइंडिंग और अनवाइंडिंग ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो इसके अलावा तो अभी फिलहाल रिकर्सन में आपको स्टूडेंट जानने की जरूरत नहीं है, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूं, चूंकि रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। रिकर्सन में हमने क्या देखा कि रिकर्सन एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। रिकर्सन इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, हम लोग रिकर्सन का यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम किसी प्रॉब्लम को रिकर्सन से तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम उस प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप के स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करते चले जाएं रिपीटेडली, तब तक जब तक कि हमें स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए, जिसे हम बेस केस बोलेंगे। बेस केस का अर्थ यह होता है कि हमें उसका प्रॉब्लम पता हो, पहले से हमें उसका सॉल्यूशन पता हो, मींस हमें उसका सॉल्यूशन पता हो या उसका सॉल्यूशन पहले से डिफाइंड हो, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता हो, और उसका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम का फाइनल सॉल्यूशन को गेट करेंगे। दिस इज व्हाट रिकर्सन। नाउ हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज में रिकर्सन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन खुद को कॉल करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में ये बिल्कुल वैलिड है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है भाई, ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है। नाउ अब हमने देखा कि ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। स्टैक फ्रेम क्या है, तो स्टैक फ्रेम आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड का इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। स्टैक फ्रेम में क्या होता है, रिटर्न एड्रेस होता है। किसका रिटर्न एड्रेस होता है, कॉलर फंक्शन का, ताकि बाद में फिर रिटर्न कर सके वहां पे। साथ में पैरामीटर्स होते हैं एंड लोकल वेरिएबल्स होते हैं। और वो स्टैक फ्रेम क्या होता है, प्रोग्राम स्टैक में पुश हो जाता है। तो मैंने उतना नहीं किया, सीधा यहाँ पे मैं नेम लिखता गया कि ये आपका पुश हो रहा है स्टैक में, कुछ इस प्रकार से आपका होता है। उसके बाद मैंने बोला कि जब हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकर्सन का यूज करना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो बेस केस। बेस केस का मतलब क्या कि वैसा केस जिसका सॉल्यूशन डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमें जनरल केस मालूम होने चाहिए जिसमें हमें रिकर्सन को परफॉर्म करना है। बेस केस हमारा एक से ज्यादा हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि मोर देन वन बेस केस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, नाउ अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रॉब्लम को क्या करना है, स्मॉलर टाइप में डिवाइड करते जाना है, ब्रेक करते जाना है सिमिलर टाइप के। तो हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे ताकि हम बेस केस को अचीव कर सके, यानी बेस केस की ओर जा सके। सिर्फ बेस केस को डिफाइन करने से नहीं हो जाएगा, हमें इस प्रकार से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम बेस केस के पास जा सके, तभी ना सॉल्व कर पाएंगे। नाउ हमने एक एग्जांपल देखा सम ऑफ n नंबर्स को फाइंड आउट करने का। सिंपल सा मैंने कोड लिखा जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो समेशन फंक्शन है ये इस लाइन पे खुद को कॉल कर रहा है ना, n प्लस उसके बाद खुद को, यानी कि हमने इस प्रॉब्लम को
n 5 को हमने समेशन 5 को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। किस प्रकार से? n प्लस समेशन ऑफ 4। फिर समेशन ऑफ 4 को यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड किया 4 प्लस समेशन ऑफ 3। समेशन ऑफ 3 को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड किया 3 प्लस समेशन ऑफ 2, देन 2 प्लस समेशन ऑफ 1 एंड फाइनली 1 प्लस समेशन ऑफ 0 विच इज द बेस केस। और हमें पता है कि बेस केस का सॉल्यूशन हमें पहले से मालूम है। तो समेशन ऑफ 0 का हमें सॉल्यूशन पहले से मालूम था 0। नाउ जैसे ही हमें सॉल्यूशन मिला तो यहां से रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका हो रहा था स्टूडेंट, ये था आपका वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या था? ये आप देख सकते हैं, ये हो रहा है आपका वाइंडिंग। ठीक है, ये सब आपका वाइंडिंग हो रहा है। और ये जो हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका अनवाइंडिंग। ठीक है, जब रिटर्न होना स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? अनवाइंडिंग। तो बेसिकली वाइंडिंग में होता क्या है? वाइंडिंग में जो आपका स्टैक है उसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका पुश होता है। ठीक है, वाइंडिंग में क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, वाइंडिंग, इसमें क्या होता है कि स्टैक फ्रेम पुश्ड नहीं, विल बी पुश्ड। ठीक है, स्टैक फ्रेम विल बी पुश्ड ऑन टू या इनटू प्रोग्राम स्टैक, ये इनटू होना चाहिए। ठीक है, उतना समझ लीजिएगा आप लोग। और स्टैक फ्रेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं। बेसिकली जो स्टैक फ्रेम है ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एक इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, अनवाइंडिंग क्या होता है? हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है। अनवाइंडिंग में क्या होता है? पॉप होते जाता है। यानी जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड या जो हमारा स्टैक फ्रेम होता है, ये क्या होता है? स्टैक फ्रेम, कुछ ज्यादा खराब राइटिंग नहीं लिखा रहा है, स्टैक फ्रेम ये पॉप्ड होता है, विल बी पॉप्ड इन लीफो मैनर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्टैक है ये लीफो के मैनर पे वर्क करता है, इन लीफो मैनर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन इन हुआ था भाई? तो सम ऑफ 0 इन हुआ था और ये सबसे पहले आउट हो गया। फिर सम ऑफ 1, फिर सम ऑफ 2, फिर सम ऑफ 3, इस प्रकार से आउट होते गया। तो जैसे जैसे एंट्री होते गई तो इसको बोलेंगे वाइंडिंग। जैसे जैसे एंट्री पॉप्ड होते गई, डिलीट होते गई, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जैसे जैसे हटते गया तो हम बोलेंगे ये अनवाइंडिंग हो रहा है। तो आई होप आपको स्टूडेंट रिकर्सन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रिकर्सन किस प्रकार से हम लोग परफॉर्म करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। और जितने लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है स्टूडेंट फॉर डीआरडीओ सेप्टम कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग स्टूडेंट चैनल पे जरूर जाएं और यहाँ पे इन सारे कोर्सेज को एक्सेस करें। देखिए ये थ्योरी के कोर्सेज मैंने अलग से बना रखा है सेक्शन, और एमसीक्यूज के लिए अलग से मैंने सेक्शन बना रखा है। अभी आपको यहाँ पे कम ही एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे जैसे ही सी एंड होता है फिर डीबीएमएस डीएस से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे सर्च करें @septemdrdo। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।